जय हिंद साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए इस किरण पब्लिकेशन के बुक से हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट को कवर कर रहे हैं, जिसमें से कल आपका एक प्रैक्टिस सेट हो चुका है। आज आपका दूसरा प्रैक्टिस सेट चलेगा। और आप सभी जानते हैं बिहार पुलिस का सिलेबस इस बार चेंज करके 10th लेवल पर किया गया है, तो उसी सिलेबस को ध्यान में रखकर इस किरण पब्लिकेशन बुक को प्रकाशित किया गया है। तो अगर आप लोग चाहें तो इस बुक को ले सकते हैं। इस बुक का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए इसी के साथ आज के इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। तो पहला प्रश्न है, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? चलिए आप सभी आंसर बताइए। और देखिए प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है ताकि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो चलिए फटाफट से आंसर बताइए, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो यहाँ पर जो ही बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। ध्वनि का तारत्व जो है ये केवल और केवल आवृत्ति पर निर्भर करता है। अब ध्वनि की बात करें तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो याद कर लीजिए, ठोस माध्यम में, उसके नीचे द्रव में और सबसे कम गैस में। और ध्वनि कभी भी निर्वात या फिर शून्य में गमन नहीं करती है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? बिल्कुल सोच समझकर आंसर बताना है। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो यहाँ पर दूसरे प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। शेरशाह सूरी की जो मृत्यु है ये कालिंजर में हुई थी। और शेरशाह सूरी का मकबरा पूछे तो ये बिहार के सासाराम में है। तीसरा प्रश्न है, शिक्षा की 10+2+3 प्रणाली का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? चलिए आंसर बताइए फटाफट से। तो देखिए, शिक्षा की 10+2+3 प्रणाली का विचार जो है ये सर्वप्रथम प्रस्तुत किया कोठारी कमीशन ने। यहाँ पे डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, कोठारी आयोग ने। अब देखिए 10+2+3 शिक्षा पद्धति की बात करें तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 1986 में लागू हुई थी। इस डेट को याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 1986 में। आगे देखिए, भारत में पहली शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन कब चलाई गई? बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत में पहली शताब्दी एक्सप्रेस कब चली थी? तो याद रखिएगा 1988 में। यहाँ पर बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और भारत में पहली बार ट्रेन कब चली थी? तो याद रखिएगा 1853 में। किसके समय में? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में। कहाँ से कहाँ तक? तो बम्बई से थाने के बीच में, लगभग 34 किलोमीटर। इन सभी को ध्यान रखना है। और भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब होती है? तो 1905 में। आगे देखिए, किसी भी विधेयक को कानून का रूप देने से पहले कितनी बार पढ़ा जाता है? तो यहाँ पे पांचवें प्रश्न का आंसर क्या होगा? किसी भी विधेयक को कानून का रूप देने से पहले 3 बार पढ़ा जाता है। तो सही जवाब है ए ऑप्शन। और किसी भी विधेयक पर जब तक राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं कर देता तब तक वह कानून का रूप नहीं लेता है। तो राष्ट्रपति का हस्ताक्षर अनिवार्य है। अब यहाँ पे देखिए, बिहार पुलिस 2023 के लिए क्लास टाइमिंग लिखा हुआ है। तो जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और 7:30 बजे की ये जो क्लास है ये आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिलेगा, दिवाकर स्टडी IQ चैनल पर। सभी क्लास के PDF प्लस नोट्स टेलीग्राम पर दिए जाते हैं बिल्कुल फ्री में। आगे देखिए, किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक चेक है जिसकी अदायगी बैंकों के सुविधा अनुसार होगी? ये कथन किसका है? तो ये कथन है प्रोफेसर KT शाह। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखना है, प्रोफेसर KT शाह। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें
तो इन्होंने अनुच्छेद 32 को, याद रखिएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है, याद रखिएगा। विश्व बैंक ने निम्न में से किस आधार पर विभिन्न देशों का वर्गीकरण किया? चलिए आंसर बताइए, किस आधार पर विभिन्न देशों का वर्गीकरण किया विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय पूछा जाता है वाशिंगटन डीसी में है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? याद रखिएगा, विश्व बैंक ने सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसको बोला जाता है GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसके आधार पर विभिन्न देशों का वर्णन किया है। तो यहाँ पे 7वें प्रश्न का आंसर है ए ऑप्शन, याद रखिएगा। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के काल में हुई थी? अब यहाँ से आपको 3 से 4 स्टील प्लांट के नाम बताएंगे, आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, या फिर अगर आप लोग लिखना चाहे तो लिख लीजिए। तो अब दूसरा आपको बताते हैं भिलाई इस्पात संयंत्र, जिसकी स्थापना 1955 में किया जाता है, और ये भी रूस की सहायता से। राउरकेला इस्पात संयंत्र पूछा जाता है, जो कि उड़ीसा में है, इसकी स्थापना 1953 में जर्मनी की सहायता से। और दुर्गापुर स्टील संयंत्र की बात करें तो स्थापना 1956 में और ब्रिटेन की सहायता से। गवर्नर जनरल की नियुक्ति किस एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत हुई थी? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आंसर बताइए फटाफट से। और अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक कर दें। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? 1833 का जो एक्ट था, इसी के तहत भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जाती है। आगे देखिए, किस पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने कृषि के लिए ऐसी नीति अपनाई जिससे हरित क्रांति संभव हुई? चलिए फटाफट से आंसर बताइए 10 के लिए। तो यहाँ पे सही जवाब है तीसरी पंचवर्षीय योजना। डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का पूछा जाता है कब से कब तक था, तो 1951 से लेकर 1956 तक ये प्रथम पंचवर्षीय योजना। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना। और प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। तो आपसे पूछा जा सकता है किस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो याद रखिएगा प्रथम। दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, याद रखेंगे। और तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। सभी को ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, भारत में सर्वप्रथम जनगणना किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी? तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे आंसर क्या होगा? भारत में सर्वप्रथम जनगणना जो है ये लॉर्ड मेयो के समय में, कब? तो 1872 में। और 10 के आधार पर जनगणना पूछे, यानी कि नियमित जनगणना की शुरुआत तो 1881 में होती है। किसके समय में? तो लॉर्ड रिपन के समय में, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, लॉर्ड रिपन के समय में। और भारत का जनसंख्या घनत्व पूछे 2011 के अनुसार कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किसे तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो देखिए, तरंगे जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा को ले जाती है। तो सही जवाब है सी ऑप्शन, याद रखिएगा, ऊर्जा। आगे देखिए, DNA में पाई जाती है। आंसर बताइए, DNA में क्या पाई जाती है? तो याद रखिएगा, DNA में पेंटोज शर्करा पाई जाती है। तो यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन, पेंटोज शर्करा, याद रखेंगे। और जीन जो है DNA की इकाई है, पूछा जाता है DNA की इकाई क्या है? तो जीन, यहाँ पे लिख देते हैं, जीन जो है DNA की इकाई है। पानीपत के तृतीय युद्ध में कौन सा मुगल बादशाह मराठों के संरक्षण में आ गया था? देखिए, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। और पानीपत के तीसरे युद्ध में
मुगल बादशाह शाह आलम, याद रखिएगा, मराठों के संरक्षण में आ गया था। तो सही जवाब है ए ऑप्शन। पिंडारी कौन थे? आंसर बताएंगे, पिंडारी कौन थे? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइए, पिंडारी कौन थे? तो याद रखिएगा, लूट मार करने वाले गिरोह को पिंडारी कहा जाता था। तो डी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और पिंडारियों का दमन किसने किया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु कब होती है? आंसर बताइए फटाफट से। सबसे पहले ध्यान रखिए, रणजीत सिंह कौन थे? तो पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक थे रणजीत सिंह, और इनकी मृत्यु होती है 1839 में। सही जवाब है ए ऑप्शन। भारत का सबसे पहला जल विद्युत कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो बहुत ही सिंपल है, भारत का सबसे पहला जल विद्युत कारखाना ये दार्जिलिंग में स्थापित किया गया था। कब? तो 1896 में। ए ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और अगर आपसे पूछे कि भारत की प्रथम बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना, याद रखेंगे। आगे देखिए, हिंदू विधि पर एक पुस्तक है मिताक्षरा, इसको किसने लिखी? तो हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा जो है विज्ञानेश्वर ने लिखी है। बीज की बुआई के समय सामान्यतः निम्न में से किस उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? चलिए आंसर बताइए फटाफट से। तो देखिए, बीज की बुआई के समय नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? जिससे पौधों में वृद्धि और फल लगने में मदद मिलती है। तो सही जवाब होगा नाइट्रेट, यहाँ पे सही कर लेंगे, नाइट्रेट होगा। वॉशिंग सोडा, जिसको धोने का सोडा कहा जाता है, ये क्या है? तो देखिए, वॉशिंग सोडा जिसको धोने का सोडा कहा जाता है, यह है सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पे बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र पूछे तो Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट का है। और सोडियम बाइकार्बोनेट का पूछे तो याद रखिएगा, जिसको खाने वाला सोडा कहा जाता है, NaHCO3, ये सोडियम बाइकार्बोनेट का है। आगे देखिए, कनिष्क ने किसको प्रोत्साहन दिया था? चलिए आंसर बताइए। और देखिए, आप सभी डेली क्लास को अटेंड कीजिए। 20 जून से फॉर्म भराना स्टार्ट है, उसके बाद बहुत ही जल्द एग्जाम भी ले लिया जाएगा। आपको तैयारी करने का फिर मौका भी नहीं दिया जाएगा, इसलिए अभी से तैयारी में लग जाइए, समय की बर्बादी ना करें। तो कनिष्क ने किसको प्रोत्साहन दिया था? तो सही जवाब है महायान बौद्ध धर्म को। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। कनिष्क के शासनकाल में ही चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन होता है कश्मीर के कुंडल वन में। और इस चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। और उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, ध्यान रखेंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में किससे संबंधित है? तो दोस्तों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये किससे संबंधित है? तो ओजोन अवक्षय से। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो 1987 में। भारत की थोक कीमत सूची की एक असुविधा कौन सी है? थोक कीमत सूची यानी होलसेल प्राइस। तो यहाँ पे 23 का आंसर क्या होगा? वह सेवा विभाग के लिए पर्याप्त नहीं है, ये असुविधा है। किसकी असुविधा है? तो भारत की थोक कीमत सूची की। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। और देखिए, भारत में इसी थोक कीमत सूची की यानी सूचकांक के आधार पर ही महंगाई का निर्धारण किया जाता है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों, नीली क्रांति की बात करें तो ये मत्स्य उद्योग से संबंधित है, याद रखिएगा। तो डी ऑप्शन सही जवाब है। हरित क्रांति पूछा जाता है, कृषि से संबंधित है। पीली क्रांति का संबंध पूछे तो तेलहन दलहन उत्पादन से है। भारत में किस किस्म की कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है?
और जितने भी हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जिससे आपका नोट्स तैयार होगा। तो भारत में किस किस्म की कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है? तो याद रखिएगा अरेबिका किस्म की कॉफ़ी का उत्पादन होता है। और भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी कहाँ पर होता है? कर्नाटक में। वह गैस जो नोबल गैस कहलाती है कौन सी गैस है? तो नोबल गैस आप सभी जानते हैं 6 है और आवर्त सारणी में शून्य वर्ग में 6 तत्व है, जिसे बोला जाता है निष्क्रिय गैस। यानी नोबल गैस कौन कौन से है? तो हीलियम है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी क्या है? नोबल गैस है। तो वह गैस जो नोबल गैस कहलाती है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? तो इसका आंसर होगा हीलियम। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है सल्फर। यहाँ पे सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है सल्फर। आयोडीन की बात करें तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। आगे देखिए, सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? तो देखिए, सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व प्रतिजैविक है जो सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। सही जवाब है प्रतिजैविक। प्रतिजैविक जो है ये संक्रामक बीमारियों के उपचार के लिए दवाई में इसका प्रयोग होता है। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और प्रतिजन क्या है? तो प्रतिजन एक प्रकार का प्रोटीन पदार्थ है जो लाल रुधिर कणों की कोशिका में पाया जाता है। शाहजहां का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो बहुत ही सिंपल है, शाहजहां का मकबरा है आगरा में, याद रखिएगा। और बाबर का मकबरा पूछे तो काबुल में है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। हुमायूं का मकबरा पूछे तो दिल्ली में है। सभी को ध्यान रखेंगे। 1991 में सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कर सुधार समिति का गठन किया था? चलिए आंसर बताइए फटाफट से। और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट से सेशन को लाइक करें। तो याद रखिएगा 1991 में सरकार ने राजा जे चलैया की अध्यक्षता में कर सुधार समिति का गठन किया। तो सही जवाब है डी ऑप्शन, याद रखिएगा। नरसिम्हन समिति पूछा जाता है तो ये किससे संबंधित है? तो वित्तीय सुधार यानी बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है नरसिम्हन समिति, याद रखिएगा। और विजय केलकर समिति ये जीएसटी से संबंधित है, आप सभी जानते हैं। किसके साथ मिलकर नीति आयोग ने महिला उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए भागीदारी की है? तो यहाँ पे 32 का आंसर क्या होगा, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा व्हाट्सएप। डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। नीति आयोग की स्थापना कब होती है? तो आप सभी जानते हैं नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को। निम्नलिखित में से कौन सा नाम पांडुपुत्र अर्जुन से संदर्भ है? तो ये नाम है जनार्दन। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। जनार्दन जो है अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण को कहा गया है। भारत में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग निम्न के चुनाव में होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इसका उपयोग किसके चुनाव में होता है? तो याद कर लीजिए इसका सही जवाब क्या होगा, उपयुक्त सभी। देखिए भारत में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग जो है राज्यसभा के सदस्यों, राज्यों के विधान परिषद के सदस्यों, उपराष्ट्रपति के चुनाव में होता है। तो देखिए यहाँ पे तीनों दिया गया है, तो सही जवाब है डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। और उपराष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 63 में। और राज्य विधान परिषद का उल्लेख पूछे तो याद रखिएगा इसका उल्लेख मिलता है 171 में, अनुच्छेद 171 में। सभी को लिख लें। हिमालय पर्वत श्रेणी का सार अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? तो सिंपली यहाँ पे आपको बताना है हिमालय पर्वत श्रेणी का
सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? तो याद रखिएगा ये है काराकोरम दर्रा, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। जोजिला भी जम्मू कश्मीर में है। नाथुला कहाँ पड़ता है? तो सिक्किम में। गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है तो देखिए गल्फ स्ट्रीम जो है महासागरीय दबाव से उत्पन्न होती है। सही जवाब है सी ऑप्शन, याद रखिएगा। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी पूछे तो नील नदी है, याद रखिएगा। और नील नदी का मुहाना कहाँ से कहाँ स्थित है? तो भूमध्य सागर में, इसे भी ध्यान रखेंगे। और अगर पूछे एशिया की सबसे लंबी नदी तो याद रखिएगा यांगत्सी, ये एशिया की सबसे लंबी नदी है, याद रखेंगे। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। खाद्य प्रसंस्करण तथा संचयन द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं? तो देखिए खाद्य संसाधन तथा संचयन द्वारा कार्बोहाइड्रेट पोषक तत्व जो है अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट जो है ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, याद रखिएगा। और कार्बोहाइड्रेट का मुख्य सोर्स पूछे कहाँ से है? तो चावल है। ग्रह अपने विभिन्न दूरियों पर गतिशील रहते हैं, किसके कारण? तो ये प्रश्न सभी को पता है, ये गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। तो गुरुत्वाकर्षण तथा अपकेंद्र बल के द्वारा जितने भी ग्रह हैं अपने विभिन्न दूरियों पर गतिशील करते रहते हैं। सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दिशाओं में किस परत पर उत्पन्न होती है? यानी कि मौसम संबंधी जितने भी घटनाएं घटित होती है ये किस मंडल में? तो आप सभी जानते हैं किस मंडल में? क्षोभ मंडल में। लेकिन ऑप्शन में देखिए क्षोभ मंडल नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? क्षोभ मंडल को इंग्लिश में कहा जाता है ट्रोपोस्फियर, इसलिए बोलते हैं, इंग्लिश नाम भी याद रखिए। इसका आंसर क्या होगा? ट्रोपोस्फियर। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? एक नाम और याद रख लीजिए, समताप मंडल का भी पूछा जा सकता है। तो स्ट्रेटोस्फियर, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। तो सबसे पहला परत है ट्रोपोस्फियर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर। ट्रोपोस्फियर का हिंदी क्षोभ मंडल और स्ट्रेटोस्फियर का हिंदी समताप मंडल। तो अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? ये पूछा हुआ प्रश्न है, याद रखिएगा। किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर। आगे देखिए विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग कौन सा है? तो ये है अटलांटिक महासागर, याद रखिएगा। कौन सा है? अटलांटिक महासागर। यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन, अटलांटिक महासागर। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? चलिए फटाफट से आंसर बताइए। तो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इसका सही जवाब क्या है? इक्वाडोर। तो जो भी बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, इक्वाडोर में स्थित है। विश्व के सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो दोस्तों ध्यान दीजिए, विश्व के सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है राइन नदी। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? तो यहाँ पे सही जवाब है औरैया। औरैया कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तित कर देती है? तो ये प्रक्रिया है ऊर्ध्वपातन। यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब है। निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया? तो इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र को किसने आरंभ किया? आप सभी जानते हैं, महात्मा गांधी ने। निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है? तो ये कौन सी गैस है? तो याद रखिएगा ये है सल्फर डाइऑक्साइड। ये गैस भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है।
ये जो है जिम्मेदार है एसिड रेन के लिए। भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निरर्हता का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो दल बदल जो है ये है 10वीं अनुसूची में और इसे जोड़ा गया था 52वां संशोधन 1985 के तहत। निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? तो दोस्तों फूल का प्रजनन अंग कौन सा नहीं है? सही जवाब है बाह्य दल। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।